नमस्कार दोस्तों, एसएससी ने हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2013 नोटिफाई कर दी है। ये आपको पता ही होगा। तो एसएससी के वैसे तो हर एग्जाम में होता है ये सेगमेंट अंग्रेजी के पेपर में, लेकिन हायर सेकेंडरी लेवल वाले में तो जरूर होता है। और इस सेगमेंट का नाम है स्पॉट द एरर। कम से कम 5 क्वेश्चन इस पे आते हैं। एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा हुआ होगा, ए बी सी डी। जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें इस पार्ट को ए लिखेंगे, आगे इस पार्ट को बी लिख देंगे, इस पार्ट को सी लिख देंगे और बाकी को डी लिख देंगे। और जो पॉसिबल चॉइस होंगी आंसर की, उनमें ए बी सी डी ऐसा दिया होगा। आपने एरर बतानी है कि ए पार्ट में एरर है या बी में एरर है, सी में एरर है या डी में एरर है। और एक 5वीं चॉइस ई भी दी होती है, वो आपने उस स्थिति में टिक करनी होती है या उस स्थिति में वो आपका आंसर होता है जब कोई भी गलती उस सेंटेंस में ना हो। तो ये हमने आज 20 सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पे, और इन सभी का संबंध अब तक जो हमने वीडियो तैयार की है उनमें से किसी न किसी से है। कुछ का संबंध टेंस से है, कुछ में टेंस की गलती है, कुछ कंडीशनल के जो 2 हमारी वीडियो हैं उनमें से हैं, और कुछ आर्टिकल पे जो वीडियो है उसमें से है। यानी वो अगर वीडियो आपने ठीक से देखी है तो इन सेंटेंसेस में आप गलती को एकदम पहचान सकते हैं, परख सकते हैं कि ये गलती है। इनमें ऐसा सेंटेंस शायद कोई नहीं है कि जिसमें कोई भी एरर ना हो। कहीं ना कहीं एरर है, तो आपने देख ली। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रोककर इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिख लें, पढ़ के खुद कोशिश करें पहले कि कहां पर और क्या गलती है। उसके बाद वीडियो को फिर से चालू कर दें और फिर अपना मिलाएं, जो हम डिस्कस यहां करेंगे अभी। देखिए सेंटेंस नंबर 1, Magic realism is one of the latest addition to good literature published in recent times. सोचिए, इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी। वो शायद एरर्स 1 करके है, शायद ऐसा कुछ है, जिसमें हमने ये बताया था कि कई बार हमें ये पता नहीं लगता कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट को हम पहचान नहीं पाते, और जब सब्जेक्ट को हम नहीं पहचान पाएंगे तो वर्ब के एग्रीमेंट में हमसे गलती हो जाएगी। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म वर्ब के एंड में एस या एस लगाने से बनती है। तो कई बार तो हम सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते। कई बार सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक नाउन्स से मिलकर बनता है, जुड़े होते हैं वो आपस में, और जोड़ देने से वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी या
जहां से जुड़े हुए हैं उसके बाद वाले से आएगी, ये हमें डिसाइड करना होता है, ये हमें देखना होता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है मैजिक रियलिज्म, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए तो ये इज आ गया, ये सब्जेक्ट है जिसके लिए। अब वन ऑफ द लेटेस्ट, जब ये गया है वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस, जो बाद वाले चीजें जोड़ी गई हैं उनमें से, इसका मतलब जब ये वन है उनमें से तो ये बहुत सारी हैं। ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस, यहां पर एडिशंस हो जाएगा, ये मिस्टेक्स है इस सेंटेंस में थी। एडिशन की बजाय एडिशंस होगा, क्योंकि मैजिक रियलिज्म उन लेटेस्ट एडिशंस में से एक है। तो जब कोई चीज एक है बहुत सारों में से, तो वो बहुत सारे हैं जो वो प्लूरल है, और एक है उनमें से, चाहे दो में से एक हो चाहे तीन में से एक हो, पर एक से ज्यादा है, तभी हम कह रहे हैं कि उनमें से एक है, तो एडिशंस। दूसरा सेंटेंस, I now understand why you did not eat eggs this morning. कहना यह चाह रहा है कि अब मैं समझता हूं कि आज सुबह आपने अंडे क्यों नहीं खाए। देखिए did not और ate, ये दोनों सेकंड फॉर्म है, did भी और ate भी। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हमने किया था तो ये देखा था कि जब डिड आ जाता है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वर्ब की। डिड ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन डिड आ जाने के बाद उस वर्ब की जो इसके बाद आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो यहां पर एट की बजाय ईट आएगा, ये गलती इस सेंटेंस में थी। तीसरा, आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, फॉर द लास्ट 10 months, पिछले 10 महीने से मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये सेंटेंस हमें ये देखना है कि किस टेंस का है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें कुछ काम हो चुका है और अब भी हो रहा है। 10 महीने तक ये काम हो चुका है और अभी भी चल रहा है, इसलिए ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अंग्रेजी हमने बनानी हो तो हैव बीन या हैज बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज बीन लग के फोर्थ फॉर्म आती है, और उसके अलावा कुछ भी हो, अगर वो सब्जेक्ट है तो कुछ भी का मतलब अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। आई क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, सिंगुलर जरूर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हुआ, इसीलिए एम की बजाय यहां पर हैव बीन आएगा। इसकी टीचिंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ही, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर द लास्ट 10 months। अगला सेंटेंस, दे हैव ऑलरेडी रोट द लेटर, उन्होंने पहले ही पत्र लिख दिया है। अब देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और परफेक्ट टेंस में हमने सीखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज
या हैव, इनमें से एक लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट का परफेक्ट है तो हैड लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फ्यूचर का परफेक्ट है तो विल हैव या शैल हैव लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसीलिए हैव लगने के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म है, और यही मिस्टेक है। ये बनेगा, इसमें भी हैज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव आएगा बाकी सब के साथ। अगला सेंटेंस, नाइदर मोहन नोर हिज पेरेंट्स स्पीक्स इंग्लिश। ना तो मोहन ना उसके पेरेंट्स अंग्रेजी बोलते हैं। अब इसमें भी देखिए सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, और उसी वीडियो में हमने ये देखा था कि जब दो सब्जेक्ट नाइदर या नोर से जुड़े हुए हो तो जो वर्ब लगती है वो बाद वाले के हिसाब से लगती है। ये बाद वाला सब्जेक्ट है, मोहन पहले वाला सब्जेक्ट है नोर से, तो इसके हिसाब से लगेगी वर्ब। तो हिज पेरेंट्स स्पीक्स का, क्योंकि जो एस क्या ईएस लगता है वो जब लगता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। हिज पेरेंट्स सिंगुलर नहीं है, एक से ज्यादा है, इसीलिए एस नहीं लगेगा। अगर नाइदर हिज पेरेंट्स नोर मोहन ऐसे होता, यानी ये पहले होता और मोहन बाद में होता, तो स्पीक्स लगता। नोर और ये दो वर्ड ऐसे हैं कि जब ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लगती है। बाकी जितने भी जोड़ने वाले शब्द हैं, जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। जो हमारे 8-9 पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से जो जोड़ने वाले जो शब्दों को जोड़ते हैं, एंड, टुगेदर, इस तरह के शब्द, बट, तो इस तरह के जो शब्द हैं जो जोड़ते हैं इनको कंजंक्शन कहते हैं। तो और नोर ऐसी कंजंक्शन है कि जो जब वो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के साथ लगती है। अगर कोई और कंजंक्शन है एंड वगैरह तो सब्जेक्ट एंड लगेगा तो प्लूरल हो ही जाएगा, क्योंकि एक और दो, एक कम से कम एंड से पहले होगा, कम से कम एक एंड के बाद होगा, तो वो तो प्लूरल जैसा बन जाएगा। इसके अलावा और कोई है जैसे एज वेल एज ऑल्सो, टुगेदर विद, अगर ये जोड़ रहे हैं दो सब्जेक्ट्स को तो उसके बाद वाले को हमने इग्नोर करना है और उससे जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगती है। ऐसा हमने एक पहले वीडियो में बताया था। तो ये मिस्टेक हमारी क्लियर होगी कि यहां पर स्पीक्स नहीं स्पीक आएगा। अगला, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इसमें आर्टिकल की गलती है। देखिए, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भी होता है। अंग्रेज का मतलब अंग्रेज लोग, अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी भाषा। तो जो अंग्रेजी भाषा है उससे पहले दी नहीं लगता है, किसी भी भाषा से पहले दी नहीं लगेगा। द हिंदी नहीं होगा, द अरेबिक नहीं होगा, द इंग्लिश नहीं होगा। हां, अगर द हिंदी आपने बोल दिया इसका मतलब यह जरूर हो जाएगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। द इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड में रहने वाले लोग। द ब्रिटिश का मतलब है ब्रिटेन में रहने वाले लोग, और द अरबिक का मतलब है अरब में रहने वाले लोग। ये फर्क हो जाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो जब भाषा है, भाषा के लिए ये शब्द है, इससे पहले द नहीं लगेगा, भाषा से पहले द नहीं लगेगा, लोगों से पहले लगेगा। तो ये लोगों के लिए है ये शब्द, यहां पर द जरूर लगेगा।
एक बात और लगे हाथ में बता दूं, जो कि उस वीडियो में मैं नहीं बता पाया था। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनसे पहले भी द लगता है। जैसे अगर आप कहीं देखें दीना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनसे पहले द नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बैंक है, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है। अगर प्राइवेट सेक्टर के कोई बैंक है, जैसे कौन सा बैंक देखें, कोई भी बैंक, जैसे द पंजाब नेशनल एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक होता है नेशनलाइज बैंक। अगर किसी ने नए नाम से बना लिया द पंजाब नेशनल एंड सिंध बैंक, तो उससे पहले द लगेगा और बाद में लिमिटेड होगा। तो आप पहचान ये कर लें कि बाद में अगर लिमिटेड लगा हुआ है तो आप द लगा दें। और एक अखबारों के नाम है, उनसे पहले द जरूर लगेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। ये खैर ये पासिंग में जस्ट मुझे ध्यान आया और अभी आपको बता दिया। एनीवे, अगला 7, you would have passed the test if you would have worked hard। ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल टाइप 3। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते। तो पहले कह रहे हैं आप पास हो जाते। ये कंडीशन पूरी होने के बाद का सेंटेंस है, बाद वाला क्लोज है जो कंडीशन पर आधारित है। कंडीशन वाला क्लोज ये इफ के बाद वाला है। You would have passed, ये तो ठीक है, would have के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन जो कंडीशन वाला सेंटेंस है उसमें हमने बताया था कि would नहीं आएगा और यहां पर have की जगह had आएगा और would नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा You would have passed the test if you had worked hard। यहां भी मैं एक बात आपको लगे आप बता दूं कि जो कंडीशनल सेंटेंस वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने नहीं बताई थी, वो ये है कि ये जो इफ है इसकी जगह भी आप हैड लगा सकते हैं। ये हैड जो यहां लग रहा है ये यहां भी आप लगा सकते हैं, फिर यहां नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस उस स्थिति में बनेगा यू वुड हैव पास्ड द टेस्ट had you worked hard। ये जो had है ये यहां आ जाएगा और if हट जाएगा, या अगर if वाले क्लोज को पहले लिखें तो बन जाएगा had you worked hard you would have passed, या if you had worked hard you would have passed। ओके, अगला सेंटेंस 8वां, he is a BA and she is a MA। देखिए गलती इसमें ए और एन के प्रयोग से संबंधित है। जब आप इसको बोलेंगे बी ए, इसमें बोलते हुए बी आता है, ये कोई मात्रा नहीं है, ये कोई स्वर नहीं है। जब बोलते हुए ध्वनि स्वर की हो तो आपने एन लगाना है, और अगर ध्वनि व्यंजन की हो तो आपने एन लगाना है। जब इसको बोलते हैं बी ए तो ये व्यंजन की ध्वनि है शुरू में, और एम में आ ए एम एम ए, तो ये स्वर की ध्वनि है और इससे पहले एन आएगा। तो मिस्टेक यहां पर है, एन होना चाहिए यहां पर। अगला, इफ यू विल वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप 1। दोनों काम भूतकाल में होने हैं, एक कंडीशन है, दूसरा उस कंडीशन पर आधारित क्लॉज। तो हमने उस टाइम सीखा था जब कंडीशनल टाइप 1 कर रहे थे कि जो शर्त होती है, जो कंडीशन होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है और उसका जो परिणाम होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तुम तेज चलोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे। तो जो तेज चलोगे ये कंडीशन है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इफ यू विल आ जाएगा, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। अगर हम फास्ट नहीं चले
तो कैमरा बंद हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा जल्दी करते हैं। आई एम रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। मैं इस किताब को मंडे से पढ़ रहा हूं। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि कुछ काम हो चुका है, मैं मंडे से लगा हुआ हूं। कुछ काम हो चुका है, कुछ अब भी हो रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और एम की जगह हैव बीन आ जाएगा। I have been reading this book since Monday. अगला, you have not took medicine today. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, वही गलती है जो यहां पर की एक सेकंड फॉर्म लगी है, और ये अगर परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी और टुक की बजाय टेकन हो जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि आपने आज दवाई नहीं ली। My teacher will return back today. ये भी हमने पहले बताया है किसी में एरर वाले सेंटेंस में, जो ये रिटर्न है इसके अंदर ही वापस आना होता है। वापस वाला जो अर्थ है वापस वाले शब्द का, वो रिटर्न में ही शामिल है। रिटर्न, टर्न का मतलब मुड़ना, रिटर्न माने उल्टा मुड़ना, तो रिटर्न में ही है, वापस भी और आना भी दोनों इसी में है। तो ये बैक जो शब्द है यहां पर सुपरफ्लस है, ये फालतू है। He is one of the boys who works hard. यहां भी वही है जो पहले सेंटेंस में था। जब ये वन यहां पर आ गया तो ये जो बॉयज है ये प्लूरल है, और ये जो यहां पर जो वर्ब लगेगी वो बॉयज के हिसाब से लगेगी, तो ये वर्क्स की वर्क हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगला, द टीचर आस्क्ड मोहन। अध्यापक ने मोहन से पूछा Why was he not doing his homework? कि वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। देखिए जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जब कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट में भी कई बार जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो बात कही गई है, वो इंटरोगेटिव होती है, लेकिन अगर हमने उसको इनडायरेक्ट में लिख दिया तो वो इंटरोगेटिव नहीं रह जाता, वो सीधा असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस अगर होगा तो ये जो वाज है ये यहां ना लग के सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो यहां आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, why he was, ये यहां पर आ जाएगा, यहां से हट जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो को एक बार फिर से देख लें अगर और क्लैरिटी चाहिए तो। अगला, द प्रिंसिपल टुगेदर विद ऑल हिज टीचर्स हैव रिजाइन्ड। ये भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, टुगेदर विद, इससे, तो इसमें ये जो है बाद वाला इसके इग्नोर हो जाएगा, ऑल द टीचर्स ये इग्नोर हो जाएगा, और प्रिंसिपल के हिसाब से यहां पर वर्ब आएगी, और ये प्रिंसिपल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैव की बजाय हैज हो जाएगा। He has been waiting for you since 3 hours। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन फॉर और सिंस का जो प्रयोग होता है उसके कारण दुविधा है। यानी जब 3 आवर्स आ गया तो आपको हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है, 3 घंटे हो गए, तो सिंस की बजाय 4 आएगा, ये मिस्टेक। He decided reading poetry। ये जब इन्फिनिटिव और जेरेंड का चैप्टर हम कर रहे थे तब हमने देखा था कि डिसाइड ऐसी मेन वर्ब है जिसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, जेरेंड नहीं आता, तो ही डिसाइडेड टू रीड, रीडिंग नहीं आएगा। ही डिसाइडेड टू रीड पोएट्री। माई मदर रीड्स गीता डेली। मेरी माता हर रोज गीता पढ़ती है। देखिए जब आर्टिकल्स हमने किए थे तो जो शायद ये बताया था कि जो होली बुक्स होती हैं किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की भी हो, उनसे पहले दी हमेशा लगता है, तो जो गीता शब्द है इससे पहले दी लगेगा, ये मिस्टेक इसमें। अगला, द मिनिस्टर हैज गॉन टू स्कूल, ये भी उसी से संबंधित है। स्कूल, कॉलेज, चर्च, मॉस्क, इन जगहों पर जब कोई आदमी इनके मौलिक उद्देश्य के लिए जाता है तो द नहीं लगता, लेकिन अगर स्पेसिफिकली जाता है तो द लगता है। मिनिस्टर साहब गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो हर रोज स्कूल जाते हैं, विशेष पर्पस से गए हैं, इसलिए यहां पर द लगे।
लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, ये भी इंफिनिटिव और जेरेंड वाले से है। और हमने बताया था कि जब ये फ्रेज ये है लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके लास्ट में टू है, प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहां पर जेरेंड आएगा, इंफिनिटिव नहीं आएगा, मीटिंग हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, ये ऐसा कई बार आता है, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू। और कई बार होता है विद ए व्यू टू, आई एम गोइंग टू द सिटी विद ए व्यू टू फाइंडिंग माई फ्रेंड, वहां भी जेरेंड आएगा, वहां पर टू फाइंड नहीं आएगा, क्योंकि टू पहले से ही लगा हुआ है, विद ए व्यू टू। जो पूरा फ्रेज है वो है विद ए व्यू टू। तो ये हो गया, हो सकता है मतलब आपको आज ठीक से समझ आया और कुछ लाभ हो आने वाले टेस्ट में, ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।